गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर के बारे में। ठीक है, और जानेंगे सिंपल 6 स्टेप में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है विश्व को जैविक खेती किसकी देन है? भारत की ही देन है। और जब भी जैविक खेती का इतिहास जो है देखा जाता है तो उसमें मूल रूप से भारत और चीन इसके मूल में होते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों की जो कृषि परंपरा है वो तकरीबन 4000 वर्ष पुरानी है। और यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत पहले से ये जैविक खेती करते आ रहे हैं और उसके बाद में ये जैविक खेती धीरे धीरे चल के वेस्टर्न कंट्री में भी फैलती गई। अब जैविक खेती में होता है क्या है? जैविक खेती में इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो नेचर है एक्सक्यूज मी, जो नेचर है और मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी जो है उसके जो सभी तरीके से जो ज्ञात रूप हैं उनकी उर्वरकता है उस पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में मृदा जो होती है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आज जब हम परिभाषा देखते हैं तो जैविक खेती कृषि की वह विधा है जिसमें मृदा को स्वस्थ व जीवंत रखते हुए केवल जैव अवशिष्ट जैविक तथा जीवाणु खाद के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रखते हुए टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है, तो ये कहलाती है जैविक खेती। ठीक है, अब जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें हम उसके नुकसान और फायदे दोनों ही देखते हैं। तो जैविक खेती से किसानों को होने वाले लाभ जो है वो इस प्रकार से है, जैसे कि भूमि को उपजाऊ बनाना। ठीक है, तो और उसमें जो है भूमि की क्षमता जो बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि फसलें जो है वो अच्छी तरीके से उनका उत्पादन होता है। और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स जो हम लगाते हैं उनका भी उत्पादन अच्छे तरीके से होता है, जबकि इसमें कम सिंचाई की जरूरत होती है। और जो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है वो है इसकी रासायनिक खाद का उपयोग करना। तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो रासायनिक खाद का उपयोग हम करते नहीं हैं, तो इसमें लागत भी कम आएगी। ठीक है, और फसलों की जो उत्पादकता है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, बाजारों में इसका जो मूल्य है वो अच्छा मिलता है। तो ये हो गए लाभ इसके कि अगर हम जैविक खेती करते हैं या हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, हम वो भी ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, तो हम एक हेल्दी फूड जो है मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं और उससे जो है बेनिफिट भी किसानों को होता है, क्योंकि उसकी लागत जो है कम लगती है और मूल्य जो है इसका अधिक मिलता है। और मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो जैविक खाद के उपयोग से भूमि की जो गुणवत्ता है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और वो उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है। भूमि की जो है जल धारण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। भूमि में से जो पानी का बाष्पीकरण होता है वो भी कम होता है। देखो, किसानों के लिए लाभ हो गए, मिट्टी के लिए भी लाभ हो गए। अब जो एनवायरमेंट है उसके लिए कैसे लाभ होता है? तो एनवायरमेंट में जब भूमि से जल स्तर जो है कम होता है तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और मिट्टी है, खाद्य पदार्थ है और जमीन में जो पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगी। कचरा जो है जो ढेर लगा रहता है, तो ये कचरा अगर हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में तब्दील करेंगे तो कचरे का उपयोग खाद बनाने में होगा और बीमारियां भी कम होंगी। ठीक है, और फसल उत्पादन की जो लागत है उसमें कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैविक खाद के द्वारा इस्तेमाल करने से जो हम वेजिटेबल्स बनाते हैं वो वेजिटेबल्स जाती है तो उसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी होती है दूसरी सब्जियों के मुकाबले, दूसरी फसलों के मुकाबले, तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो हमने जैविक खेती के बारे में जाना और हॉर्टिकल्चर के बारे में जाना कि हॉर्टिकल्चर जो है उसमें सब्जियों की खेती होती है, लेकिन उसको हम जैविक खेती के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के 6 आसान तरीके। ठीक है, जैसा कि हमारे इस वीडियो को टॉपिक है कि 6 आसान भाषा में या आसान तरीके से या आसान स्टेप से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की विधि को समझाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है स्टेप नंबर 1, और इस स्टेप में हम
सॉइल जो होती है उसको अच्छे से ट्रैक्टर की सहायता से, रोटावेटर की सहायता से बारीक कर लेते हैं और हम बेड बनाने के लिए सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं और इस स्टेप में हम बेड मेकर की सहायता से 2x2 का जो बेड है वो तैयार कर लेते हैं। अब इसमें एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होती है वो 2 फीट की होती है, 2x2 की होती है, ठीक है। और जो बेड की ऊंचाई होती है उसको भी हम 1 से 2 फीट रख सकते हैं, ठीक है, ताकि उस पर मल्चिंग को अच्छे से बिछाया जाए। अब मल्चिंग क्या होती है हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इन बेड पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो है खाद है, केचुए से बनी हुई खाद है, जैसा कि आप इसमें फुटेज में देख भी रहे हैं कि जो केचुए हैं वो खाद को तैयार कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, केचुए से बनी हुई खाद है, इसको मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट डालते हैं और ये माइक्रोन्यूट्रेंट जो है ये क्या करते हैं, उस सॉइल को रिच बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बेड को सही तरीके से आकार देते हैं। हमने बेड बना लिया ट्रैक्टर की सहायता से, बेड मेकर की सहायता से, फिर उस बेड को हम सही आकार दे देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि बेड को मल्चिंग पेपर से कवर कर देते हैं एवं 1-2 दिन के लिए हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से बेड के अंदर जो हमने खाद मिलाई हुई है वो मिक्स हो जाए मिट्टी में। हम क्या करते हैं कि उसके पहले हम उसमें ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं। जैसे मल्चिंग लगाते हैं तो मल्चिंग के नीचे हम ड्रिप लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो बेड कवर किया है मल्चिंग से हमने, तो हम मल्चिंग के नीचे से ड्रिप डाल देते हैं, जिससे कि पानी देने में हमें आसानी हो। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है वो सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। तो जब हमने मल्चिंग लगा दी, कवर कर दिया और हमने ड्रिप सिस्टम से उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी दे दिया और 1-2 दिन के लिए हमने छोड़ भी दिया। अब इस प्रोसेस के बाद में हम जो इसमें मल्चिंग पर होल करेंगे, उससे पहले हमने बनाई हुई है नर्सरी। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो इस नर्सरी में हमने इस्तेमाल किया है सीड ट्रे। इस ट्रे में तकरीबन 108 छोटे छोटे छेद होते हैं और इसमें सबसे पहले हम कोकोपीट भरते हैं और कोकोपीट भरने के बाद में एक ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं ताकि कोकोपीट अच्छे से नीचे की तरफ जो है सेटल्ड हो जाए। और उसके बाद में हम जो अपने सीड होते हैं वो एक एक जो होल होता है सीड ट्रे का, उस होल में एक एक करके डालते जाते हैं। फिर ऊपर से हम कोकोपीट डालते जाते हैं। ये कोकोपीट क्या होता है? कोकोपीट जो है नारियल से बना हुआ एक खाद होता है जिसमें हम प्लांट की नर्सरी तैयार करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि जो सीड ट्रे है उसके जो होल है उसमें सीड डाला, ऊपर से हमने इसके ऊपर से कोकोपीट भी डाल दिया, लेवल कर दिया उसको। फिर हमने इसको पॉलीथीन से ढकने के दौरान क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक दिया हमने और इसको कुछ दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, जब तक कि प्लांट जो है बड़े उसमें से निकल आए, अंकुरित हो जाए पौधे, बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाए और जो पौधे हैं वो हमारे लगाने के लिए तैयार हो जाए बेड पे, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा होगा तीसरा। अब इसके बाद में हम स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम नर्सरी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जो नर्सरी है उसमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, ठीक है। उसमें प्रॉपर हम पानी दे रहे हैं उस नर्सरी में, ताकि जो बेबी प्लांट्स है वो अच्छे तरीके से लगाने लायक हो जाए, 1 से 2 इंच के हो जाए एटलीस्ट, है ना। तो ऐसा करते हैं। फिर जब लगने की कंडीशन आ जाती है वो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, 2 से 5 इंच के भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर, जिस स्टेप में हम क्या करते हैं कि मल्चिंग जो होती है उस पे 2x2 के अंतराल से, ठीक है। अभी हमने बेड से बेड का डिस्टेंस जो है 2x2 रखा था फीट में। अब हम जो होल करेंगे उस होल में भी हम 2x2 फीट के अंतराल से होल करते जाते हैं। अब होल करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा गोल आकार का, ठीक है, इतना, जैसे कि घर में जो गिलास वगैरह होते हैं पानी पीने के, तो उसमें गांव में क्या करते हैं कि उन गिलासों में पीछे एक होल करके उसमें एक रॉड लोहे की लगा दी जाती है और उस गिलास को आग से गर्म करते हैं और वो रखते हुए जाते हैं। या फिर मार्केट में बना बनाया होल मेकर भी आता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और 2x2 के अंतराल से होल कर लेते हैं।
और जो मल्चिंग बिछाने से पहले हमने ड्रिप भी सिस्टम बिछाया था, तो ड्रिप को हम एक साइड कर लेते ताकि जब होल बनाते हैं तो ड्रिप को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 5 के बाद में बढ़ते हैं हम छठवें स्टेप की तरफ। तो इस स्टेप में हमने जो नर्सरी बनाई हुई है उसमें से हम सीड ट्रे को लेते हैं, जिसमें अब जो बेबी प्लांट हैं वो पूरी तरीके से लगने के लिए तैयार हैं, बाहर आ चुके हैं। और इन सभी प्लांट को हम मल्चिंग के होल जो होते हैं उसमें लगाने के लिए उसके पास में रख देते हैं। और एक एक करके आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि जो वर्कर्स हैं वो सीड ट्रे को रखे हुए मल्चिंग के पास में, और वहां से एक एक प्लांट लेके उस जो होल में मल्चिंग के जो होल हैं उसमें लगा देते हैं और उसको अच्छे तरीके से लेवल कर देते हैं मिट्टी से, ताकि वो अच्छे तरीके से खड़ा हो जाए, स्टेबल हो जाए प्लांट जो है, कहीं गिर ना जाए नीचे या उसको कोई डैमेज ना हो। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि कुछ अंतराल के बाद में सारे जो प्लांट्स हमने लगा दिए हैं उनको हम चेक करते रहते हैं कि कोई प्लांट डैमेज तो नहीं हुआ। अगर डैमेज हो गया तो हम नर्सरी में से दूसरा प्लांट लेके उस प्लांट को रिप्लेस कर देते हैं। अब ये तो हमने पूरा एक प्रोसेस किया। अब इस प्रोसेस के बाद में चूंकि प्लांट जो है नया होता है, ठीक है, जो बेबी प्लांट है, तो उसकी केयर करने के लिए हम उस पे फंजीसाइड जो कि होता है ऑर्गेनिक फंजीसाइड, हमने चूंकि बताया कि हम ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं तो हम केमिकल का इस्तेमाल जो है कोई नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे केमिकल का, उसमें हम किसी भी तरीके के केमिकल का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसमें फंजीसाइड डालेंगे जो कि नीम से बना हुआ ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, जिसका छिड़काव करेंगे। और उसका छिड़काव करने से जो फंगस वगैरह जो है रूट में जो लगती है, क्योंकि पानी की नमी तो उसमें आई जाती है, तो नमी आने से फंगस भी आती है, तो फंगस ना लगे, पत्तियों को कोई नुकसान ना हो, तो हम उस पे फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं जो कि ऑर्गेनिक होता है और वो नीम से बना हुआ होता है। और नीम के जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उसको पीस के भी हम बनाते हैं फंजीसाइड। तो इसका छिड़काव करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ऑर्गेनिक खेती जो है वो तैयार हो गई, या हम कह सकते हैं जो हमने वेजिटेबल्स लगाई है वो वेजिटेबल्स हमारी तैयार होगी। बस अब हमें इसको समय समय पे इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते रहना है, जो कि हम करते हैं ड्रिप के सिस्टम से। और अब जो है ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और उसके बाद में हम चाहें तो इसको जो है कुछ समय बाद जब इसमें फ्रूट आते हैं तो इसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शुरू से स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक हमने आपको समझाया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, और यही हमारे हॉर्टिकल्चर में भी किया जाता है। तो आपको हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को फील्ड में कैसे अप्लाई करते हैं। एक चीज यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है ग्रीन हाउस का। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का उपयोग किया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हम दो ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम ओपन फील्ड में करेंगे तो वो खुला रहेगा, ऊपर से कवर नहीं रहता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोटेक्टेड रूप से करेंगे तो हम इसको दो तरीके से करेंगे। एक तरीके से करेंगे इसको ग्रीन हाउस में, जिसको हम बोलते हैं शेडनेट हाउस, और दूसरा हम करेंगे पॉली हाउस में। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है किसानों की, और इसके लिए एक बॉडी बनाई हुई जिसको बोलते हैं NHM। एमपी में हम यूज करेंगे तो एमपी में या स्टेट वाइज करेंगे तो NHM जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और इसको नेशनल लेवल पे करेंगे तो केंद्र सरकार ने इसको बनाया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB। ठीक है, तो इससे हमें 50% की सब्सिडी पे ये जो गवर्नमेंट है मुहैया कराते हैं पॉली हाउस और शेडनेट हाउस। तो इसको भी हम खेतों में लगा सकते हैं, और इसमें चारों तरफ से पैक रहता है, तो इसमें जो है ज्यादा सुरक्षित रहती है हमारी खेती। इसमें जो है अगर बारिश करानी है तो फॉगर की सहायता से हम आर्टिफिशियल बारिश भी करा सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इसमें उत्पादन काफी ज्यादा होता है और प्लांट बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो हम इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अब आई होप सो कि आपको जो है आसान भाषा में हमने समझा दिया है, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम और अच्छे डिटेल से बताएंगे। आप जो है इस वीडियो को देख के इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में और समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है।
तब तक के लिए जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नमस्कार।